शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। मुझे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। मुझे लाडले अपनी माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाके बाजी। हमारे देश के हो गए, हमारे देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू व सिखिया मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थी। हिंदू व सिखिया मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थी। सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन को, हो के हमसे वो खो गए, हो के हमसे वो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो तो साथियों, आइए उन शहीदों के लिए और दो पंक्तियां आप लोगों के लिए समर्पित है। अगर आपका दिल तक ये पहुंचे तो हमें समर्थन दीजिएगा। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है, मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है, देश की रक्षा के संकल्प लिए जो जवान सरहद पर खड़ा है। जान लिया था उन्होंने वतन से ज्यादा और कोई धर्म नहीं होता, जान लिया था उन्होंने वतन से ज्यादा और कोई धर्म नहीं होता। मानते थे वो वीर इस तिरंगे से बड़ा और कोई कफन नहीं होता, मानते थे वो वीर इस तिरंगे से बड़ा और कोई कफन नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कोई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता।
नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर भी मरे हैं कई। ध्यान से सुनिएगा मेरा दोस्तों, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो आज इस तरह की एक पुण्य तिथि के अवसर पर हम देश के शहीदों को फिर से अपनी दिल की श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे बीच में आज की जो विशेष वक्ता है, हमारे अति आदरणीय, बहुत ही अनुभवी चिकित्सक महोदय डॉक्टर बिमल मोदी साहब उपस्थित है। सभी प्रतिभागियों की तरफ से, INO सूर्य फाउंडेशन की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग होस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम मोदी साहब के हार्दिक स्वागत करते हैं। बिमल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आमंत्रित, आपका सादर स्वागत करते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनंत बिरादर जी से रिक्वेस्ट करेंगे, वो कृपया आज का सेशन को आगे बढ़ाएं और इनॉग्रल एड्रेस दें। अनंत जी, आर यू प्रेजेंट? जी जी, नमस्कार डॉक्टर विमल मोदी सर। चलो, प्रणाम। सुनाई दे रहा है सर? प्लीज गो अहेड, आप ऑडिबल हैं सर। जी जी, मैं विमल सर को देख रहा था, मेरे बाजू में उनका चित्र आ रहा था, दिख रहे थे, अभी आप दिख रहे हो उस जगह पर है। विमल मोदी जी का स्थान आपने ले लिया, इस जगह पर आपका चित्र दिख रहा था विमल मोदी सर का। चलो, सभी को प्रणाम, नमस्कार। और आज ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव और रोग मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित हो रहा है INO बिहार के ओर से। और मैं देख रहा था आज के कार्यक्रम में डॉक्टर विमल मोदी जी के साथ साथ ईस्टर्न जोन के हमारे INO के कन्वीनर डॉक्टर सुभाष सारंगी जी, महाराष्ट्र के भी वो कन्वीनर जी है और प्रेरणा जी है, बंगाल के कन्वीनर श्यामली चक्रवर्ती जी है, उत्तर प्रदेश के कन्वीनर डॉक्टर SL यादव जी है, जम्मू कश्मीर के भी रेखा मल्होत्रा जी मुझे दिख रही है, और ऐसे अलग अलग प्रांतों के भी, आसाम के भी हमारे को कन्वीनर अनिल बेगानी जी है, और कल के वक्ता डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। कल जो सेशन होगा उसमें डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी रहेंगे। और इसके साथ साथ बिहार प्रांत के INO के अध्यक्ष श्रीमान चंद्रमान कुमार सिन्हा जी और बिहार के कन्वीनर कृष्ण कुमार जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस रोग मुक्त भारत अभियान से जुड़े हुए INO के पदाधिकारी, नेचुरोपैथी योग के चिकित्सक, आप सभी को मैं INO और आयुष मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कृष्ण कुमार जी नमस्कार, अभी तक दिख नहीं रहे थे। जी 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 सर। गांधी जी के शहादत कार्यक्रम में भाग लिए थे जी, अभी गांधी जी के शहादत दिवस पर। जी 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 जी, ओके, आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ जी। जैसे कि इसका नाम हमने रोग मुक्त भारत अभियान रखा है। 18 नवंबर 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक रोग मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 4 प्रकार के एक्टिविटी देश में होने वाले हैं। एक तो जैसा अभी वेबिनार आप कर रहे हैं, ऐसे देश के
अलग अलग प्रांतों में लोकल भाषा में। अभी बिहार इधर सभी हिंदी चलता है, और बाकी दक्षिण भारत में कन्नड़, मलयालम में, तेलुगु, मराठी, ऐसा अलग अलग भाषा में भी ये छोटे छोटे वेबिनार आयोजित किया जाएगा। इन सभी को INO हेड ऑफिस से ये जूम लिंक जो अनलिमिटेड है, कंटिन्यू हम 5 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे भी हम चला सकते हैं। तो इस जूम लिंक के माध्यम से पूरे देश में ये नेचुरोपैथी का वातावरण बने और सभी लोग इस अभियान के साथ जुड़े, इसलिए ये ऑनलाइन वेबिनार का कार्यक्रम पूरे देश भर में होगा। और दूसरा कार्यक्रम, इसका उद्देश्य ये भी है कि जो अलग अलग स्पीकर है अलग अलग प्रांत में, तो में ओडिशा के कन्वीनर सुजाता पंडा जी भी थी, मैं नाम लेना भूल गया, आप भी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दूसरा कार्यक्रम है नेचुरोपैथी के छोटे छोटे शिविर, 3-4 घंटे के शिविर। इस शिविर का उद्देश्य ये है समाज में नेचुरोपैथी का महत्व और इसका लाभ, इसके बारे में लोग जाने पहचाने। इस आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से हम स्वतंत्रता सेनानी को स्मरण करते हैं, ऐसा लोग इस उपलक्ष्य में नेचुरोपैथी के बारे में जाने। जैसा अभी मुझे विमल मोदी साहब और दिख रहे हैं, जैसा डॉक्टर विमल मोदी सर का जो हॉस्पिटल ओपन हुआ है, वो महात्मा गांधी जी के प्रेरणा से डॉक्टर विट्ठलदास मोदी जी, स्वर्गीय विट्ठलदास मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। उसके पीछे प्रेरणा महात्मा गांधी जी की थी। तो ऐसे देश में उस समय कई हॉस्पिटल खुले और आरोग्य मंदिर तो पिछले 50-60 साल से कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे इसका अभियान का, इस नेचुरोपैथी योग के महत्व के बारे में समाज के हर जगह पर जागृति बढ़े, इसलिए छोटे छोटे कैंप करेंगे। और उस कैंप के लिए हर शिविर को 10,000 रुपए दिया जाएगा। और उसका डिटेल हमने गाइडलाइन बना के अभी फिलहाल सभी स्टेट के कन्वीनर को कन्वीनर एक मीटिंग भी इसके ऊपर हो चुकी है। आप सभी को समझ में भी आया होगा और मुझे पूरा विश्वास है जो आपको गाइडलाइन भेजे थे आप नीचे तक भी आपने अभी तक भेज दिया होगा और आप सभी ने पढ़ लिया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और इस कैंप के माध्यम से लाखों लोग जुड़े, ये इस कैंप का उद्देश्य है। तो ये फाइनेंशियल ईयर मार्च 30 के पहले 200 कैंप का हमने प्लानिंग किया है और इसके बाद अगस्त तक और 300 कैंप का हम प्लानिंग किए हैं। लेकिन इस 10,000 के अलावा पूरे देश में कई ऐसे संस्थान हैं, वो भी सहयोग हमें कर रहे हैं। तो टेकिंग द 10,000, तो कई लोग इस रोग मुक्त भारत अभियान जो एक यूनिफॉर्म भारत सरकार और NIN के नाम से ये बैनर बना है, इस बैनर तले देश के विभिन्न लोग भी एक कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके लिए पूरी एक टीम नेशनल लेवल पे गठित की गई है और INO हेड ऑफिस में भी इसके लिए और भी 2-4 लोगों का स्टाफ हम बढ़ाकर इस काम को कोऑर्डिनेट करने का प्रयास हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ तीसरा कार्यक्रम, हर स्टेट में एक ऑफलाइन सेमिनार या कॉन्फ्रेंस, कर्नाटक में एक, ओडिशा में एक, बिहार में एक, गुजरात में एक, राजस्थान में एक। अभी राजस्थान के शैलेंद्र कौशिक जी भी जुड़े हैं, तो राजस्थान में एक। ऐसे देश के लगभग 32 राज्यों में सेमिनार करना, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से हम एक दूसरे को मिल नहीं रहे और एक फिजिकल कार्यक्रम होने से एक दूसरे के प्रति स्नेह, एक दूसरे का एक्सपीरियंस, नॉलेज शेयरिंग भी होता है। और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आयुष मंत्रालय की ओर से मिनिमम 2 लाख रुपए उनको मिले, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। और चौथी एक्टिविटी है कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक। ये प्रतियोगिता पहले हम फिजिकली 20 रुपए लेते थे, बुक और क्वेश्चन पेपर, इस प्रकार का सभी साहित्य उनको देते थे और उसमें हर साल लगभग
लाख, कभी 2 लाख ऐसा बच्चे भाग लेते थे। तो इस बार हम ओपन टू ऑल कर दिए। उसमें डॉक्टर विमल मोदी जी के उम्र के, मेरे उम्र के, सभी उम्र के लोग इसमें भाग ले, और उसमें नेचुरोपैथी और योग के ऊपर आधारित क्वेश्चन है और उसके उत्तर वो दे। और उसमें जो फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, उनको नेशनल लेवल पे प्राइज मिलेगा, कैश प्राइज भी रहेगा, सर्टिफिकेट भी रहेगा, मेडल भी रहेगा। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं है, ऐसे लोग केवल एक जानकारी के लिए वो एग्जाम लिखेंगे। और लेकिन इसमें एक प्रश्न आ सकता है कि जो कई बच्चे, पिछली बार भी हमने ऑनलाइन ही किए थे, कई बच्चे 100 में 100 मार्क्स लिए थे, तो उसमें फर्स्ट सेकंड कैसा निकलेगा? तो जो विद्यार्थी कम समय में क्वेश्चन को आंसर किया है वो फर्स्ट आएगा। तो हमारे उस सॉफ्टवेयर में जो लिंक हमने बनाया है, वेबसाइट www.kbsrexam.inosurya.com, इस प्रकार का एक हमने वेबसाइट बनाया। उस वेबसाइट क्लिक करते ही वो पेपर ओपन हो जाता है और कोई भी उसको एग्जाम लिख सकते हैं। और उसमें ये भी पता चलता है कि अनंत बिरादर ने कितने मिनट में पेपर को सॉल्व किया और कितने आंसर राइट है, कितने रॉन्ग है, वो ऑटोमेटिक दिखता है। ऐसा हमने सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको तैयार किए। तो ऑलरेडी कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक का ये लिंक आप सभी के पास पहुंच गया है, लेकिन अभी भी ये काम बहुत स्लो चल रहा है। तो आप सभी को मेरा निवेदन यही है, आज जितने भी लोग देख रहे होंगे, ये ऑनलाइन सूर्य के वेबसाइट पर भी है, www.inosurya.com आप खोलेंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा। तो लिंक आप सभी को भेजेंगे और वहां पर ये विद्यार्थी किसके माध्यम से एग्जाम लिखा है वो भी आपको समझ में आएगा। उनका नाम ऑटोमेटिक वहां पर रेफरेंस में लिखना पड़ेगा। अगर ये पंकज कुमार के नाम से, उनके रेफरेंस से अगर झारखंड और बिहार में 800 बच्चे भाग लेते हैं तो उसमें कॉलम में इनका नाम रहेगा। तो किसके माध्यम से कितने स्टूडेंट हो गए वो सभी पता चलेगा। तो इस केबीएसआर के लिए तो चाहे कोविड का प्रोटोकॉल रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घर में बैठे बैठे इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी को मेरा निवेदन यही है। तो ये मैक्सिमम आरोग्य भारती के हमारे डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी भी उपस्थित है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, चाहे वो जम्मू कश्मीर रहे, देश के हर कोने कोने में ये एक्टिविटी होना चाहिए। तो ये सभी करने का हमारा उद्देश्य क्या है? जब तक भारत सरकार में हम नेचुरोपैथी की एक्टिविटी का बोलबाला नहीं करेंगे, हल्ला बोल नहीं करेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। तो कई लोग तो यही चाहते हैं कि नेचुरोपैथी की एक्टिविटी का बोलबाला ना हो ज्यादा, चाहे वो आयुर्वेद वाले हो, चाहे वो अन्य चिकित्सा पद्धति वाले हो। कई लोग तो यही मानते हैं, आयुष के भी, ये नेचुरोपैथी हमारा आयुर्वेद का ही पार्ट है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो नेचुरोपैथी योग इंडिपेंडेंटली बढ़ना चाहिए, जैसा अन्य चिकित्सा बड़ा है उस प्रकार का प्रचार प्रसार और विकास होना चाहिए। और इसके लिए सरकार स्वयं होके कुछ विशेष नहीं कर पाएगा, इसके लिए आप और हमारे जैसे लोग ही कर सकते हैं। तो आज के इस वेबिनार के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया और अलग अलग प्रांत के भी कार्यकर्ता सभी को, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग के हैं। और हो सकता है इसमें इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कर सकते हैं, जैसा अहमदनगर के हमारी प्रेरणा जी बेटी है, जम्मू कश्मीर के हमारे रेखा मल्होत्रा जी है, या अलग अलग प्रांत के यादव जी यूपी के हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, ज्यादा संख्या होती है तो एक दूसरे का परिचय नहीं होता, एक दूसरे का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। तो इसलिए ये छोटे छोटे वेबिनार और कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, इवन ग्राम पंचायत तक लेवल तक काम होना चाहिए। और डॉक्टर विमल मोदी साहब, अभी मिनिस्टर के साथ प्रयास चल रहा है कि रेगुलर उनके साथ मीटिंग करें
और जिस प्रकार से योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का काम हम इसीलिए लिया है, इसी प्रकार से नेचुरोपैथी सर्टिफिकेशन बोर्ड का काम भी चलना चाहिए। डॉक्टर विमल मोदी साहब तो उसके चेयरपर्सन है, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ। तो उसके लिए कोई पूजा पाठ करिए भगवान के पास, या हमारा नेचुरोपैथी का भी शुरू हो जाए तो। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं आपको आज बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड में जो जो कमियां थी मैं उसको पकड़ लिया। अभी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड वाले जो भी एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम उससे सलाह करते हैं, चाहे वो सेक्रेटरी साहब हो, चाहे वो डायरेक्टर साहब हो, चाहे उसके संबंधित अधिकारी हो। क्योंकि आपकी रिकॉग्निशन तभी हो सकती है जब आप पूर्ण मन से समर्पित होकर काम करेंगे तो आपकी बात सुनेंगे। केवल हाँ में हाँ आपकी बोटी फिट करने के लिए बात करेंगे और बोलेंगे ठीक है भाई, बोटी फिट करने वाला आदमी है, चलो उसको राम राम करो, इसको खुश करो, इतना ही काम चलेगा। केवल हम अकेले का भला हो सकता है, लेकिन सिस्टम का भला नहीं। अभी मैं योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का काम कर ही इसीलिए रहा हूँ, क्योंकि 2 साल से 3 साल से अलग अलग संस्थान कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद भी उन्होंने 1.5 लाख योगा टीचर के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो 3 साल में अभी तक 30,000 भी नहीं हुए। लेकिन सूर्या फाउंडेशन आयनों ने जैसे ही लिया तो 6 महीने के अंदर हमने 8,000 लोगों को योगा सर्टिफाइड हमने किया, करके दिखाया है। सूर्य नमस्कार की जानकारी 14 तारीख में 5 दिन पहले बताया, अब 5 दिन में हमने 5 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाया, चाहे वो फैक्ट्री के हो, चाहे सूर्य के आदर्श ग्राम योजना हो। तो टोटल इस प्रकार का काम हमने करके दिखाया है। तो इसलिए हर चीज को जो आज ये इसके लिए सरकार की तरफ से 10,000 का भी जो योजना है, और इसी प्रकार की योजना में CCRYN को भी सैंक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। हो सकता है CCRYN को भी ये फंड मिले और CCRYN के माध्यम से भी ये एक्टिविटी चलते रहे नेचुरोपैथी के, ऐसा प्रयास मेरा है। और इसीलिए हम सब मिलकर अपने अपने स्थान पर एकदम नेचुरोपैथी के लिए ईमानदारी के साथ हमें समय देना चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करते हुए आज के सूत्र संचालक सुभाष जी और चंद्रमोहन सिन्हा जी, कृष्ण कुमार जी, पंकज झा जी, पंकज कुमार जी, आप सभी को शुभकामना देते हुए मैं बहुत स्वागत है। Thank you so much. Thank you so much, Anand sir, for your valuable words and inspiring words. Now we will be moving towards the next step of this webinar. Let me introduce the brief input about the post organizations. मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और INO के गतिविधि के बारे में थोड़ा सा आपको अवगत करा दूँ। स्क्रीन आपको देख रही है? Can you see the screen, please? Yes. Okay, very good. Thank you, sir. Thank you for your response. साथियों, आप लोगों को पता है कि आज के जो ये वेबिनार है राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इसके पीछे 2 ऑर्गेनाइजेशन का विशेष रूप से अवदान है। एक तो इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन है। कहने की जरूरत नहीं है कि इट इज सो पॉपुलर, सो वास्ट ऑर्गेनाइजेशन। कहा जाता है कि मोर देन 40 कंट्रीज पे इसकी ब्रांचेस हैं। और आप अगर इसको वेबसाइट को जाएंगे तो इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन which is propagating the cause and development of naturopathy and yoga across the globe. It focuses on overall development of this ancient miraculous science at the global level, and it endeavors to bring naturopathy at par with other branches of medical science. Just making the screen larger for your convenient vision. Okay. It is the country's largest naturopathy organization and it has branches in 24 states with lakhs of members across the country, across the globe.
and it was formed in 2003 under the dynamic leadership of the great philosopher Adaraniya Jayaprakash Agarwal ji, who is a renowned industrialist and a passionate follower of naturopathy. आज इतनी बढ़ती उम्र में भी आप अगर जयप्रकाश जी को देखेंगे तो आप यकीन नहीं होगा कि वो किस तरह से प्रकृति के ये पंच महाभूतों को अपने जीवन में उतारने की प्रयास करते हैं. For details, you can go to https://inosurya.com for details. इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन इसके वेबसाइट एड्रेस है. इसके साथ में जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज गेम एंड फेम. आप लोगों ने देखा होगा इस लोगों को, ग्लोबल एकेडमी ऑफ मेंटरिंग एंड फैसिलिटेशन फॉर मल्टी डायमेंशनल एनरिचमेंट. This is also one of the host institutes. This is a global academy that nurtures the budding talents. It explores and empowers the latent talents. Latent means it is something hidden within the people that is explored and that is developed. It mentors and facilitates for multi-dimensional enrichment. It makes people more productive and result-oriented, thereby making their lives more meaningful. It designs the human behavior through the transformation of knowledge, skill, and attitude. It assists the people to fly beyond the excellence. It imparts training in technological, social, and spiritual domains for holistic development. And it caters to the field of internet and communication tools, virtual learning, soft skill development program, faculty development program, training of trainers, and digital skills development program, etc. It promotes and propagates drug-less healing systems, including naturopathy and yoga. It encourages the life after death by spreading the awareness on organ donation. It promotes the trainers development program through PDP, which is a mega project launched by Government of India. It fosters the management and leadership development programs, and it trains on mind management and emotional engineering. It attempts to shift the mankind from illness to wellness through perfect lifestyle management. So this is the brief about Game and Fame organization, and it is an organization that provides skills for self-reliance, generates employment, and helps people identify their true inner potential for further growth and fulfillment. तो इसी तरह से ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के सम्मुख आज का कार्यक्रम को पेश करने जा रहे हैं. और आज के जो हमारे कीनोट स्पीकर हैं डॉक्टर बिमल मोदी सर, उनको मैं आप लोगों से परिचय करा दूं. Can you see the screen, please? कोई मुझे बताएं, स्क्रीन देख रही है? देख रहे, थोड़ा बड़ा कर दीजिए. यस सर. हाँ जी, बड़ा कर दीजिए. कर दिया. ओके, थैंक यू. हुआ नहीं, बड़ा हुआ नहीं. बड़ा हुआ नहीं? अभी हुआ है. So basically, okay. Basically, Dr. Bimal Kumar Modi sir, he is a medical graduate, passed out from Gorakhpur University in 1979. He is also a doctor of medicine with specialization in radiology. He is a doctor of naturopathy and doctor of yogic science from Gorakhpur School of Natural Therapeutics, Gorakhpur. He is also the director of Arogya Mandir, which is a 100-bedded nature cure hospital established in 1940 by his beloved father, respected Bithal Das Modi ji, जो कि एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर रहे. संयोग से मैं ही उसी अनुष्ठान का पुराना विद्यार्थी रहा. 1999 साल में मैंने उसी जगह से विठल दास मोदी जी के मार्गदर्शन पर मैंने NDDY कोर्स किया. आज भी वही संस्थान ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट, ये दोनों कार्यों को बहुत ही सुंदर ढंग से पूरे विश्व भर में इसके सेवाओं तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत. Dr. Bimal Kumar Modi is also the editor of Arogya. It is a nature cure monthly magazine on physical and mental health. He is also the author of so many books, and most popular books, one of the most popular books is Sharir Rachna evam Kriya Vigyan, which was published in 2005. Dr. Bimal Kumar Modi is also the publisher of 28 specialized books which are related to naturopathy.
उनका लिटरेरी और पब्लिकेशन वर्क्स को अगर देखें तो विल बी सरप्राइज्ड. ही हैज contributed articles which are regularly published in national level magazines including Nisargopchar Bharta published by National Institute of Naturopathy, Yogic Prakritik Jivan which is published by Central Council of Research and Yoga in Naturopathy, Nature Cure World which is published by International Naturopathy Organization, and so many other local magazines of national repute. Dr. Bimal Kumar Modi is also the secretary of Prakritik Chikitsa Premi Sansthan Gorakhpur. He is also the trustee of Kushinara Vipassana Sadhana Kendra Kushinagar. He is also the president of District Karate Association Gorakhpur. He is also the vice president of International Naturopathy Organization New Delhi. He has received many numbers of awards and honors, including international awards also. He is the recipient of GTI Naturopathy Ratan Award. He is a doctor of philosophy in naturopathy. He has received Award of Excellence for special contribution in the field of naturopathy and yoga, awarded by Surya Foundation. He is also honored for exemplary services in the field of naturopathy by Ministry of Ayush, Government of India. He is also the recipient of International Gold Seed Award, awarded by Government of Vietnam for his incredible works in the field of holistic medicine. He has set Asian Book of World Record by by setting a record of conducting mud bath for 508 people at a time in the year 2019. Being the director of Arogya Mandir Gorakhpur, he has guided 508 people for taking mud bath simultaneously in the year 2019 by setting a record in the Asian Book of Records. Participation in scientific pursuits. He delivers regular talks on naturopathy on All India Radio, Doordarshan, Gorakhpur, and other local channels. उनकी प्रोफाइल मैंने देखा तो it is so vast that it was really challenging for me to share all his achievements, all his remarkable milestones in his life, in his career, which is beyond the time permissibility. That is why I am limiting the personality of Dr. Bimal Modi sir with this. His social and educational activities include organizing health camps and workshops, imparting naturopathic education and training for the propagation of naturopathy, and so many other golden records in his professional career. His contribution to the society at large is really commendable. इन्हीं शब्दों के साथ हम डॉक्टर बिमल मोदी जी को स्वागत करते हैं, फिर से आमंत्रित करते हैं और उनके जो वैल्यूएबल रिच एक्सपीरियंस है, लंबे समय की अनुभव है, वो हमारे ऑडियंस के साथ में शेयर करें. ओवर टू मोदी सर. मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, सुनाई दे रही सर. प्लीज. बिल्कुल सभी को आवाज सुनाई दे रही सर. यस सर, यस. वेलकम वेलकम मोदी साहब, वेलकम. का धन्यवाद दूंगा. जयप्रकाश जी अग्रवाल जी को प्रणाम करूंगा कि उन्होंने इतनी बढ़िया सोसाइटी बनाई जो प्राय चिकित्सा और योग के का कार्य कर रही है. उन्होंने जो प्राय चिकित्सा के प्रचार और प्रसार में मशाल लेकर चल वो अभिनंदनीय है. और उन्होंने अपना एक आनंद बिरादर जैसा व्यक्ति तैयार किया जो प्राय चिकित्सा और योग को कार्यान्वित कराने के लिए सरकार से लड़ता रहता है. मैं उसके योगदान की भी सराहना करता हूं. मैं आईएनओ से, जब से आईएनओ शुरू हुआ है तब से जुड़ा हुआ हूं. जो ये कार्य कर रहा है बिरले ही कर सकते हैं, और जो भी संपादित कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है प्राय चिकित्सा जगत का, प्राय चिकित्सा के प्रचार और प्रसार का. हम लोग रोगी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं. प्रकृति की भाषा सुनना बंद कर दिए हैं, प्रकृति की आवाज सुनना बंद कर दिए हैं, प्रकृति के गतिविधियों के विरुद्ध जा रहे हैं. कोरोना काल आया, इतनी मुसीबतें आई, लोगों को घर में रहने के लिए आह्वान किया गया, लोगों ने घर में बना हुआ खाना खाया, चिड़ियों का चहचहाना सुना, आपस में पारिवारिक संबंध बढ़ा,
और जिसने ये सब किया वो विजयी हो गया। 2 वर्ष से कोरोना काल में आरओ मंदिर बंद नहीं हुआ, ये सब आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। मरीज कम हुए, आना जाना कम हुआ, लेकिन प्राय चिकित्सा प्रेमियों के कारण आरोग्य मंदिर चलता रहा, अभी भी चल रहा है। आरोग्य मासिक पत्र का प्रकाशन 1947 से हुआ, जो अभी तक चल रहा है और कोरोना काल में भी निकलता रहा। 1962 से प्राय चिकित्सा की शिक्षण संस्थान चल रहा है। इस कोरोना की महामारी में भी पिछले वर्ष 50 विद्यार्थी थे, अभी भी 56 विद्यार्थी शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। ये सब प्राय चिकित्सा जगत की, प्राय चिकित्सा प्रेमियों की शुभकामनाएं हैं और उस शुभकामनाओं के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा अपनाया जाए तो निश्चित रूप से रोग मुक्त भारत हो सकता है। प्राय चिकित्सा में ये दम है कि रोग मुक्त भारत बना सकता है। रोग मुक्त भारत अभियान में प्राय चिकित्सा का जो योगदान और प्राय चिकित्सा और योग का योगदान है, वही प्राय चिकित्सा योग रोग मुक्त भारत कर सकता है। ये बहुत सरल और बहुत सहज चिकित्सा है, बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन खाली अपनाने की बात है, इस पर विश्वास करने की बात है और इस पर चलने की बात है। बहुत सी चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं, जैसे एलोपैथी ये मानती है कि वायरस और बैक्टीरिया रोग के कारण हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों से वो जीवन शक्ति भी रोग का कारण मानने लगी है कि अगर जीवन शक्ति कमजोर हो जाए तो व्यक्ति रोगी हो सकता है। और जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए लाइफ स्टाइल ठीक करनी पड़ेगी, और लाइफ स्टाइल ठीक करने की ताकत केवल प्राय चिकित्सा में है, प्राय चिकित्सालयों में है, प्राकृतिक चिकित्सकों में है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सक उस बात को अपनाते हैं, करते हैं, इसलिए उनकी आवाज में ताकत है। आयुर्वेद ये मानता है कि वात पित्त कफ के असंतुलन से रोग होता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति ये कहती है कि वात पित्त कफ और खून में जोश के असंतुलन से रोग होता है। होम्योपैथी ये कहती है कि जो रोग हो गया है उस रोग को मारने की दवा दी जाए तो रोगी ठीक होता है। आपने देखा कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी और ये सब मानते हैं कि मनुष्य रोगी होगा और हम ठीक करेंगे, लेकिन प्राय चिकित्सा ये मानती है कि अगर प्राकृतिक नियमों पे चला जाए तो रोग कभी भी मनुष्य बीमार पड़ेगा ही नहीं। जंगल का शेर बीमार नहीं पड़ता क्योंकि प्राकृतिक नियमों पे चलता है। उसको ईश्वर ने मांसाहारी बनाया है, वो शाकाहारी नहीं खाता, केवल मांसाहारी ही है। ईश्वर ने हिरण को शाकाहारी बनाया है, वो शाकाहारी ही खाता है। ये प्राकृतिक नियमों पे चलते हैं, इसलिए कभी बीमार नहीं पड़ते। हम प्राकृतिक नियमों पे चलते नहीं हैं, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। एक बहुत साधारण सा प्राकृतिक नियम है, जरूरत से ज्यादा खाना। हम लोग जब मौका मिलता है तब जरूरत से ज्यादा खाते हैं। कोई हमारे घर पे मेहमान आता है तो हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। जब हम किसी के घर मेहमान नवाजी करने जाते हैं तब जरूरत से ज्यादा खाते हैं। शादी ब्याह में तो जरूरत से ज्यादा खाते ही खाते हैं। हमारा शरीर इस जरूरत से ज्यादा खाना को पचाता है, महीनों पचाता है, सालों पचाता है, लेकिन एक दिन उसका दम निकल जाता है। जैसे प्लास्टर की हुई दीवार में बालू के कण गिने नहीं जा सकते, वैसे ही हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं ये गिन पाना संभव नहीं है। और ये कोशिकाएं बड़ी समझदार हैं, पचा हुआ भोजन स्वीकार कर लेती हैं, अपचा भोजन छोड़ देती हैं। और अपचा भोजन हमारे 4 स्वाभाविक मल मार्ग से निकल जाना चाहिए। शौच के रास्ते, पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते और श्वास के रास्ते। और जब इन स्वाभाविक रास्तों से नहीं निकल पाता तो शरीर 5वां रास्ता चुनता है। वो 5वां रास्ता हमारा मुंह हो सकता है, वो 5वां रास्ता हमारी गुदा हो सकती है, वो 5वां रास्ता हमारी त्वचा हो सकती है। मसलन मुंह से गंदगी उल्टी के रास्ते निकल रही है, निकल जाने दीजिए। 2 बार उल्टी, 4 बार उल्टी, 10 बार उल्टी, 15 बार उल्टी, जितनी पेट में गंदगी रहेगी वो निकल जाएगी और आपका पेट साफ हो जाएगा। गुदा के रास्ते गंदगी निकल रही है, बड़ी आंत में जितनी गंदगी है दस्त के रूप में निकल रही है। 2 बार, 4 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार,
जितनी बड़ी आंत में गंदगी होगी निकल जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। त्वचा से गंदगी निकलती है, बुखार हो गया 103 डिग्री 104 डिग्री, शरीर के अंदर जो कचरा है उस गर्मी से जल जाएगा और नष्ट हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपको उल्टी हो रही हो, दस्त हो रहा हो, बुखार हो रहा हो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जीवन में कभी पालतू जानवर पाले हों और आपने ध्यान दिया हो कि ये पालतू जानवर जब बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं, तो आपको आपका इलाज भी समझ में आ जाएगा। ये पालतू जानवर गाय, बकरी, कुत्ता जब बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा काम करते हैं, खाना बंद कर देते हैं। और तीसरा काम करते हैं कि पानी पीते रहते हैं। तो आप भी जब उल्टी होने लगे, दस्त होने लगे, बुखार हो जाए तो काम करना बंद कर दीजिए, खाना बंद कर दीजिए और पानी पीते रहिए। मेरा विश्वास मानिए, मैं 40 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। 24 घंटे में 80% व्यक्ति ठीक हो जाएगा, 48 घंटे में 90% व्यक्ति ठीक हो जाएगा और 3 दिन में 95-98% व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो इतनी सरल, इतनी सहज चिकित्सा और कुछ हो भी क्या सकती है। एलोपैथी में जब आप जाएंगे, बुखार होगा, दस्त होगा, वो आपको दवा देगा, उल्टी बंद, दस्त बंद। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार में बंद हो जाएगा, बार बार दवा खाएंगे और बंद हो जाएगा। अब उल्टी बंद हो गई तो गंदगी पेट में रह गई। अब पेट में गंदगी रह गई तो आप क्या करेंगे? वो पेट में गंदगी नए नए रोग का नाम उत्पन्न करेगा। गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस आदि आदि रोग के नाम से जाने जाएंगे। गंदगी गुदा के रास्ते निकल रही थी, आपने दवा दे दी, मतलब कब्ज पैदा कर दिया और कब्ज का निवारण आप करने चले हैं। सबसे पहले तो कब्ज होगा, फिर बवासीर होगा, फिर खूनी बवासीर होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा, खूनी आंव होगा, आदि आदि रोग होंगे। बुखार हो गया, आपने दवा ले ली, जो कचरा त्वचा पे आई थी वो त्वचा पे ही रह गई। इसका अर्थ क्या हो गया? फोड़ा, फुंसी, सोराइसिस, एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा आदि रोग होंगे। अगर ये सब रोग हो भी जाएं तो भी प्राय चिकित्सा करें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। करना कुछ भी नहीं है, केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि ऐसा भोजन करें कि जो चारों रास्तों से गंदगी निकालने का प्रयत्न करे। ऐसा भोजन बंद कर दें जो इन चारों रास्तों में गंदगी पैदा करती है। जैसे गंदगी शौच के रास्ते निकल रही है, खुज्जा युक्त भोजन होना चाहिए। खुज्जा कहाँ है? सभी तरह के फलों में है, सभी तरह की हरी तरकारियों में है, चोकर सहित आटे में है, कंद समेत चावल में है, छिलके सहित दालों में है। इनका प्रयोग बढ़ाना चाहिए। अब देखिए, फल खूब खाइए, फल में खुज्जा खूब है, लेकिन अब व्यापारियों ने फल के छिलके खाने लायक नहीं छोड़े। हिंदुस्तान के फल के ऊपर, सेब के ऊपर रंग का स्प्रे होता है, दवा का स्प्रे होता है और मोम की कोटिंग होती है। विदेश के सेब के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। अब ये मोम और प्लास्टिक, आप सेब छिलके सहित सेब खाएंगे तो ये आपके पेट में जाएगा और फिर ये प्लास्टिक और ये मोम आपके शरीर से निकलेगा नहीं, गुर्दे में फंस जाएगा और फिर गुर्दे के रोग शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो फलों को छील कर खाया जा सकता है उन्हें छील कर खाइए, क्योंकि व्यापारियों ने फल के छिलके खाने लायक नहीं छोड़े। आपको ध्यान हो, 10 साल पहले जब अंगूर बाजार में बिकता था तो उसमें मक्खियां लगती थी। अब अंगूर पर इतनी दवा पड़ रही है कि वो बीच बाजार में बैठता है और मक्खियां उसे नहीं खाती हैं, केवल हम ही लोग खाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जो फल छील कर खाया जा सकता है उन्हें छील कर खाइए। जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में जो फल उत्पन्न होता है उसे ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही फल आपको उस वातावरण में, उस ऋतु में स्वास्थ्यपूर्ण रक्षा प्रदान करेगा, स्वस्थ रखेगा और निरोगी होंगे तो स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करेगा। इसलिए लोकल फल आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा उपयोगी है। सब्जियां जो कच्ची खाई जा सकती हैं, जैसे प्याज, टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी, ये कच्ची खाई जा सकती हैं। इन्हें खूब कच्चा खाना चाहिए और सबसे अच्छा हो 250 ग्राम से 300 ग्राम दोपहर रात्रि भोजन के पहले खा लें। उससे खाएंगे तो चबाने में दांतों की भी कसरत होगी, खुज्जा भी प्रचुर मात्रा में जाएगा और मिनरल्स, विटामिन भी आपको परिपूर्ण रूप में मिल जाएगा। और उसके बाद जो भोजन करते हैं वो भोजन करें तो भोजन भी आधा हो जाएगा
और जो प्राकृतिक लवण आपको कच्चे सलादों में मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिल सकता है। सब्जियां जो कच्ची नहीं खाई जा सकती हैं उन्हें उबाला जाए और खाया जाए, नमक जीरा से छौंक लिया जाए, और उससे बढ़िया कोई स्वास्थ्यपूर्ण सब्जियां हो ही नहीं सकती हैं। उनको जितना तलेंगे भुनेंगे उतना ही ये स्वास्थ्य के विपरीत जाएगा। चोकर सहित आटा खाया जाए, अनपॉलिश चावल खाया जाए और छिलके सहित दाल खाया जाए। दालों को 40 वर्ष की उम्र के बाद पचा पाना मुश्किल है, क्योंकि दालों को पचाने के लिए पसीना निकालना आवश्यक है, और हम लोगों के कार्य क्षेत्र में अब पसीना निकलता ही नहीं है। हम थोड़ी थोड़ी जगह भी स्कूटर से और कार से जाते हैं, ऑफिस में भी एसी लगा हुआ है, पसीना तो किसी भी रूप में नहीं निकलता। लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी आप धूप में खड़े हों और किसी का इंतजार कर रहे हों और धूप में खड़े होने के कारण पसीना निकल जाए, तो आप उस व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए जिसकी वजह से आप खड़े हैं। उसको कोसिए मत कि तुम्हारी वजह से गर्मी लग रही है, उसको धन्यवाद दीजिए कि तुम्हारी वजह से मुझे पसीना निकल रहा है और मेरे शरीर से गंदगी निकल रही है। उसको बार बार धन्यवाद दीजिए, तो वो पॉजिटिव वेवलेंथ भी उस मित्र की और आपकी मित्रता भी बढ़ाएगी और आपको स्वास्थ्य रक्षा भी करेगी। इतना। और अंकुरित दालों को सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह नाश्ते में खाया जाए, क्योंकि जब दालों को अंकुरित कर देते हैं तो उस अंकुर में उस दाल को बनाने की पूरी ताकत होती है। वो ताकतवर अंकुर जब आपके शरीर में जाएगा तो रोग निवारण में मदद करेगा। और जब दालों को अंकुरित कर देते हैं, वो अंकुर निकाला जाता है तो फल की पूर्ति भी करता है, सलाद की भी पूर्ति करता है, दूध दही की भी पूर्ति करता है। और आजकल दूध दही में मिलावट है, आर्थिक स्थिति से फल खाना मुश्किल है, और कभी कभी ऐसा होता है कि फल मिलता नहीं है। उस स्थिति में दालों को अंकुरित करके खाया जाए, जितना पचा सके उतना दाल खाया जाए। 10 ग्राम से शुरू कीजिए, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम कम से कम खाइए, तो आपको मिनरल्स विटामिन पूरी तरह मिल जाएंगे। और अंकुरित अनाजों में एक और सबसे बड़ी ताकत है, याददाश्त को बढ़ाता है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए तो अंकुरित अनाज खाना बहुत आवश्यक है कि उनकी याददाश्त को बढ़ाएगा। इसलिए बच्चों को, विद्यार्थियों को अंकुरित दाल जरूर देना चाहिए। और हम जैसों को भी याददाश्त कम हो रही है, जैसों को भी रोज अंकुरित दाल खाना चाहिए कि हमारी याददाश्त बची रहे। अगर ये हम करेंगे तो खुज्जा युक्त भोजन हमें मिलेगा तो पेट साफ होगा। जो इस रास्ते में गंदगी बढ़ाते हैं वो है सफेद चावल, सफेद मैदा और सफेद चीनी। आपको याद होगा बचपन में जब क्राफ्ट क्लासेस बाजार में क्लास में हुआ करते थे तो हमको लेई बनाना सिखाया जाता था। लेई कैसे बनती है? पानी में मैदा घोल लेते हैं और आग पर रखकर उसको चम्मच से चलाते रहते हैं कि नीचे जल ना जाए, और जब वो उबलने लगता है तो उसको चूल्हे से उतार देते हैं, गैस से उतार देते हैं, और जब ठंडा हो जाता है तो लेई का काम करता है। अब आप ये बताइए कि इस मैदे को आप किसी भी रूप में खाएं, चाहे ब्रेड के रूप में खाएं, चाहे ब्राउन ब्रेड के रूप में खाएं, चाहे नान के रूप में खाएं, चाहे बिस्किट के रूप में खाएं, ये तो आंतों में जाके चिपकेगा ही चिपकेगा। इसलिए इसको कोशिश करिए कि ना खाना पड़े, और खाना ही हो तो ढेर सारा सलाद के साथ खाइए कि वो चिपके नहीं और सलाद से मिलके वो निकल आए। एक बात का बहुत ध्यान रखिए कि बिस्किट को हम हल्का समझते हैं कि बहुत हल्का है। जब बच्चा 2 साल का होता है, चलने लायक हो जाता है, 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे निकल जाते हैं, तो हम लोग बड़ी आसानी से उसको बिस्किट पकड़ा देते हैं। बिस्किट ध्यान दीजिए तो बिस्किट बनता कैसे है? उसमें मैदा है, चीनी है और चिकनाई है, और तीनों को अलग अलग रखिए तो तीनों गरिष्ठ हैं। तीनों को मिला दीजिए और बिस्किट तैयार करा दीजिए तो हल्का कैसे हो गया? और उसमें 12 तरह के रसायन पड़ते हैं जो उसके कुरकुरेपन को, उसके रंग को, उसकी ड्यूरेबिलिटी को, उसके एक्सपायरी डेट के तक चलने लायक बनाने में बहुत से केमिकल पड़ते हैं जो खतरनाक हैं। इसलिए बिस्किट की जगह उसे बासी रोटी दीजिए। एक और बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि व्हाइट ब्रेड से अच्छा है ब्राउन ब्रेड खाना। कभी आपने ध्यान दिया है कि ब्राउन ब्रेड जिस रंग का होता है उस रंग का आटे से बनी हुई रोटी नहीं होती। फिर ब्राउन ब्रेड कहां से खतरनाक नहीं हुआ? क्योंकि उसमें ब्राउन रंग पड़ता है, वो निश्चित रूप से खतरनाक है। इसलिए ब्राउन ब्रेड व्हाइट ब्रेड से भी खतरनाक है क्योंकि उसमें रंग पड़ता है। और ये
कहना बहुत मुश्किल है कि आटे से ब्रेड बनती है। आटा आधा, आधा मैदा, तभी ब्रेड तैयार होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ब्रेड ना खाएं। अगर सुबह ब्रेड ही खाना हो तो रात की बासी रोटी खा लें। फिर आप कहेंगे कि रात की बासी रोटी कर मैं खाता हूं और कोई मेहमान आ जाता है तो मेरी इज्जत उतर जाएगी, कहेगा कि आर्थिक स्थिति से बड़ा कमजोर है इसलिए देखिए बासी रोटी खाता है। आपके पास मेहमान आते कब हैं? महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इज्जत बचानी हो तो उस दिन व्हाइट ब्रेड मंगा के खा लीजिए, जब मेहमान चला जाए तो बासी रोटी खाइए। देखिए हो गया ना कमाल। स्वास्थ्य भी रहेगा और स्वास्थ्य रक्षा भी होगी और आपकी इज्जत भी नहीं जाएगी। इसलिए कोशिश ये करिए कि सफेद चावल जो चबाया नहीं जा सकता, और जब हम लोगों को लेई नहीं मिलती थी तो सफेद चावल से लिफाफा चिपका लेते थे, उसमें भी रफेज नहीं होता। और चीनी तो बहुत नुकसानदायक है, चीनी से ज्यादा नुकसानदायक कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि चीनी को पचाने के लिए, चीनी को शुगर में बदलने के लिए, क्योंकि चीनी एज इट इज हमारा शरीर स्वीकार नहीं करता, उसको शुगर में बदलकर शुगर हमारा शरीर स्वीकार करता है। तो चीनी को शुगर में बदलने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, और कैल्शियम कहाँ मिलता है? हमारे शरीर की हड्डियों से। इसलिए चीनी हड्डियों को कमजोर करता है। बहनें माएँ जब उनको 40 साल की हो जाती हैं, हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाती हैं तो कहता है कि आप हड्डी की जांच करा लीजिए, कहीं आपकी हड्डियां कमजोर ना हो जाएं, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं हो गया है। और फिर वो ऑस्टियोपोरोसिस की चिकित्सा के लिए कैल्शियम की गोली देता है और कहता है कि कैल्शियम की गोली खाते रहिए, ऑस्टियोपोरोसिस से बचे रहेंगे। और ये कभी नहीं कहता कि चीनी खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि चीनी खाना बंद कर देंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि चीनी को पचाने के लिए, शुगर में बदलने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, और चीनी आप नहीं खाएंगे तो कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होगी, तो हड्डियां धीरे धीरे अपने आप मजबूत हो जाएगी। इसलिए अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है तो सबसे पहला काम कीजिए कि चीनी खाना बंद कर दीजिए। चीनी तो वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि आपके चौके में ना आए, आप अपने धन से चीनी को ना खरीदें, उसकी जगह गुड़ का सेवन कीजिए। गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में है, खूब आयरन है, और उससे एनीमिया, खून की भी कमी नहीं होगी। और जहां आयरन होता है वहां हर तरह के मिनरल्स और विटामिन होते हैं, इसलिए गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। चीनी से परहेज कीजिए, गुड़ का सेवन कीजिए, फिर देखिए आपको एनीमिया से मुक्ति मिल जाएगी। ये कहानी सुनते सुनते डायबिटीज वाले कहते हैं कि साहब गुड़ बड़ा फायदा करता है, डॉक्टर साहब मैं गुड़ खा सकता हूँ कि नहीं? देखिए डायबिटीज वालों ने तो मीठा खाने का परहेज करना ही पड़ेगा, चीनी, गुड़, शहद तीनों बंद करना पड़ेगा। फलों की चीनी खाई जा सकती है, जैसे आम खाया जा सकता है, अंगूर खाया जा सकता है, सेब खाया जा सकता है। ये पचे पचाए शुगर हैं, इसमें फ्रक्टोज है जिसको पचाना नहीं पड़ता, सीधे हमारा शरीर स्वीकार कर लेता है। इसलिए डायबिटीज वाले गुड़ को देख सकते हैं, खा नहीं सकते, और अगर वो प्राकृतिक नियमों पर चले तो निश्चित रूप से आम, अंगूर खाने लायक हो जाएंगे। और एक बड़ी बात है कि आप देखिए कि अब पहले हमारे 10 साल पहले, 15 साल पहले बर्तनों में कलई हुआ करती थी, पीतल के बर्तनों में तांबे की कलई होती थी, क्योंकि पीतल छोड़ देता था। पीतल में जब सब्जी बनाते थे तो खट्टी अगर सब्जी बन रही है, उसमें टमाटर पड़ गया, कढ़ी पड़ गई, दही पड़ गया, तो पीतल सब्जी कड़वी हो जाती थी, मतलब पीतल उस सब्जी में मिल जाता था। उसी तरह हर पात्र जिसमें आप बनाते हैं वो उसमें मिलता है, इसलिए एल्युमिनियम भी मिलता है। इसलिए एल्युमिनियम के बर्तनों से छुट्टी पाइए, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का स्वागत कीजिए और स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में खाना बनाइए। एल्युमिनियम का प्रेशर कुकर से भी छुट्टी पाइए और उसके स्टेनलेस स्टील के प्रेशर कुकर का उपयोग कीजिए। एक और बड़ी बात बताऊं, नॉन स्टिक पैन का खतरा तो बड़ा विचित्र है। जब नॉन स्टिक पैन में जो चीज चिपकाया जाता है जिससे चिकनाई का कम उपयोग होता है, जब वो सब्जी में मिलाकर खा लेते हैं, और जब नॉन स्टिक पैन खराब हो जाता है तो फेंक देते हैं। उस जहर को जब आप खा लेते हैं तभी वो खराब होता है। इसलिए ऐसी कोशिश कीजिए कि नॉन स्टिक पैन में न बनाएं। और एक और बड़ी बात है, पहले घरों में लोहे की कढ़ाई हुआ करती थी, लोहे की कढ़ाई में जब हम सब्जी बनाते थे तो लोहा सब्जी में आ जाता था, और लोहे की वजह, उस सब्जी में लोहे के आने की वजह से एनीमिया रोग से हमें मुक्ति मिल जाती थी। लोहे की कढ़ाई गायब हो गई, उसकी जगह एल्युमिनियम की कढ़ाई आ गई, उसकी जगह स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई आ गई, अब नॉन स्टिक पैन आ गया।
लेकिन ऐसा नहीं है कि लोहे की कढ़ाई घरों में गायब हो गई। लोहे की कढ़ाई बड़ी से छोटी हो गई, जिसमें महिलाएं अपनी सुंदरता के लिए रात में मेहंदी भिगो देती हैं, जिससे कि वो मेहंदी में आयरन मिल जाए और वो काला हो जाए और उनके बालों को काला कर दे। बालों को काला कीजिए, कोई बुराई नहीं है। मेहंदी लोहे की कढ़ाई में भिगोइए, बालों को लगाइए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बड़ी कढ़ाई में एक सब्जी तो बनाइए रसेदार, बनाने के बाद उसको अलग भगोने में निकाल लीजिए, जिससे वो आयरन मिल जाए। अगर आप उस सब्जी को कढ़ाई में ही छोड़ देंगे तो सब्जी काली हो जाएगी और लगेगा कि बासी सब्जी हो गई है, रद्दी सब्जी आपने बनाई है। इसलिए उसकी तरोताजा बनाए रखने के लिए उसको दूसरे पात्र में रख दीजिए और एक सब्जी निश्चित रूप से लोहे की कढ़ाई में सुबह शाम बनाइए। आप देखिए आयरन की कमी की पूर्ति हो जाएगी। जीवन शक्ति बढ़ाने का एक और बहुत बढ़िया तरीका है कि जो चीज हरी है उसका रस पिया जाए। हरी क्या क्या चीज है? पात गोभी हरा है, पालक, चौराई, मेथी, धनिया, यहाँ तक कि मीठा नीम, कड़वा नीम, बेलपत्र, ज्वारे का पत्ता, अमरूद का पत्ता, जो पत्ती खाई जा सकती है, जो पत्ती खाने पे आप मर नहीं जाते हैं, वो उस पत्ती का रस पीजिए, आपको हरा रंग मिल जाएगा। जैसे हमारा खून लाल है, वैसे ही ये प्राकृतिक हरापन जो है वो उसका खून है और वो हरेपन का खून हमारे खून से मिलता जुलता है। इसलिए अगर हम सुबह सुबह हरे पत्तियों का रस पी लें, जो पत्तियां उपलब्ध हों, कभी कुछ, तो हमारी जीवन शक्ति बढ़ती रहेगी, हमें एनीमिया से मुक्ति मिल जाएगी और हम नए नए महामारी से, जैसे पहले कोरोना आया, अब दूसरा उसका रूप आ गया और ये मत समझ लीजिए तीसरा रूप आ गया अब समाप्त हो गया, चौथा रूप, पांचवा रूप, ये हर 6 महीने पे आता ही रहेगा। इसलिए आप अपनी जीवन शक्ति बढ़ाते रहिए और प्राकृतिक के पास रहिए, प्राकृतिक भोजन कीजिए, तो आपको कोई भी रोग नहीं आएगा और कोई भी इस दुर्दशा के नाम जो तीसरा, चौथा, पांचवा आने वाला है उससे भी आप मुक्त रहेंगे और ये आपको कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। दूसरी गंदगी निकलती है पेशाब के रास्ते। पेशाब के रास्ते गंदगी निकालने का सबसे आसान, सबसे सहज तरीका है खूब पानी पिया जाए, 2 से 3 लीटर पानी पिया जाए। कभी कभी लोग खूब पानी पीने को 5 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर पानी पीते हैं, वो बिल्कुल गलत है मेरे अनुसार। दूसरे प्राय चिकित्सक अगर इसको ठीक मानते हो तो बात दूसरी है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है कि अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा पेशाब होगा। जैसे हैंड पाइप में वॉश बेसिन लगा हो, फिल्टर लगा होता है और जमीन से पानी निकालता है और एक समय पर वॉल्व खराब हो जाता है, मान लीजिए 2000 लीटर के बाद वॉल्व खराब हो जाएगा। हमारे गुर्दे में भी लाखों लाखों फिल्टर लगे हुए हैं, जितना ज्यादा पानी एक वॉल्व फिल्टर कर सकता है उतना ही गिरेगा। इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी पीना चाहिए। 2 से 3 लीटर मैं स्वाभाविक पानी समझता हूँ कि पीना चाहिए। इसको दिन भर में बांट बांट कर पीना चाहिए। सुबह उठकर आधा लीटर पानी निश्चित रूप से पी लेना चाहिए, जो आंतरिक सफाई कर दे। जैसे आप नहाते हैं तो बाहरी सफाई होती है, पानी पिएंगे तो शरीर की आंतरिक सफाई होगी, क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो गले को धोता है, पेट को धोता है, फिर 25 फुट लंबी छोटी आंत को धोता है, फिर बड़ी आंत पे पहुंचता है, बड़ी आंत से ही वो शोषित होकर खून में पहुंचता है। हमारे शरीर में 5 लीटर, किसी के शरीर में 5.5 लीटर, किसी के शरीर में 6 लीटर खून होता है। तो ये आधा लीटर पानी, अगर 5 लीटर खून है तो 5.5 लीटर खून में पहुंच जाएगा और 5.5 लीटर खून की नलियों स्वीकार नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनकी आदत तो 5 ही लीटर खून की है। फिर वो खून गुर्दे से जाएगा तो छन कर पेशाब के रास्ते निकलेगा, त्वचा पे जाएगा तो छन कर पसीने के रास्ते निकलेगा, फेफड़े में जाएगा तो श्वास के रास्ते निकलेगा। इस तरह आंतरिक धुलाई वो करता है। दिन भर में 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, 3.5 लीटर अधिक से अधिक पीना चाहिए। अगर आपका पसीना बहुत निकल रहा हो, आप फैक्ट्री में ऐसी जगह काम करते हैं जहां पसीना ही पसीना निकलता हो, तो जितना पसीना निकलता है उसकी पूर्ति के लिए निश्चित रूप से आपको पानी बढ़ाना पड़ेगा। अगर पसीना नहीं निकलता है तो 2 से 2.5 लीटर पानी पीना ही चाहिए। कुछ लोगों को प्यास नहीं लगती, उनको जबरदस्ती पानी पीना चाहिए, क्योंकि प्यास तो हमको दो ही तरह लगती है। जब हम मिर्च खा लेते हैं तो मिर्च की हाय हाय को शांत करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, या जब हम मीठा खा लेते हैं तो मीठा का मिठास हमारा कंसंट्रेशन, उस मिठास का कंसंट्रेशन हमारा बॉडी स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए पानी की मांग करता है। तो 2 ही दशा में पानी की मांग होती है, लेकिन पानी 2 से 2.5 लीटर प्यास लगे या न लगे पीना ही चाहिए कि आंतरिक अंगों की धुलाई कर दे। फलों का रस पिया जाए, सब्जियों का सूप पिया जाए,
लेकिन बाजार के फलों का रस नहीं, क्योंकि उसमें तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रसायन मिला हुआ है। बड़ा बड़ा नो प्रिजर्वेटिव लिखा होता है, लेकिन इसमें स्टेबलाइजर जुड़ा होता है। आपको ध्यान हो, बाजार में जो संतरे का रस मिलता है वो कितना गाढ़ा होता है, एक रंग जैसा ऑरेंज होता है, एक स्वाद होता है। और आप बताइए, संतरा का रस आप जितनी बार निकालते हैं उतने तरह का स्वाद मिलता है। जब संतरा बाजार में आता है तो थोड़ा पका कम होता है, खट्टा रस होता है। फिर जब संतरा पीक में बाजार में रहता है तो मीठा होता है। जब जाने वाला संतरा होता है तो उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है और मीठा हो जाता है और ऑरेंज हो जाता है। शुरू में ऑरेंज कम होता है, लेकिन बाजार के संतरे के रस में एक जैसा ऑरेंज रंग। और जितना गाढ़ा बाजार के संतरे के रस पैकेट में होता है उतना गाढ़ा रस तो कभी निकलता ही नहीं है। इसलिए अगर फलों का रस घर पर निकाल कर पी सकें तो ही पीना चाहिए। बाजार का फलों का रस स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, न पीना ही अच्छा है। और फलों का रस पिया ही क्यों जाए? जिनको ईश्वर ने दांत दिए हैं उनको फलों को काट कर चबाना कर खाना चाहिए, क्योंकि फलों का जो खुज्जा है वो सर्वोत्तम खुज्जा है। फलों का रस तो उनको पीना चाहिए जैसे बच्चे साल, 1.5 साल, 2 साल के होते हैं, जिनको ईश्वर ने अभी दांत देने बाकी हैं, या बुढ़े व्यक्ति जिनका ईश्वर ने दांत छीन लिया है, उनको खाना काटना मुश्किल हो रहा है, उनको फलों का रस पीना चाहिए। अन्यथा फलों को तो काट कर छील कर खाया जाए, वही स्वास्थ्यपूर्ण है। उससे आपको फलों का रस भी मिलेगा, खुज्जा भी मिलेगा। इस तरह है, फलों का लाभ उठाना चाहिए। सब्जियों का सूप, 4-5 सब्जियां ले लीजिए, उबाल लीजिए, मिक्सी में चला लीजिए, छान लीजिए, गरम कर लीजिए, जीरा नमक डाल लीजिए, ये सब्जी का सूप है। बाजार के सब्जी के सूप में कोई दम नहीं है, क्योंकि वो सुखाए हुए हैं। इंस्टेंट सूप बाजार में मिलते हैं कि आप गर्म पानी डालिए और सूप तैयार। वो सूप स्वास्थ्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि उस पैकेट में निश्चित रूप से रसायन पड़ा हुआ है। जो भी बाजार में पैकेट बंद मिलता है उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई रसायन रहता है, जो उसके स्वाद को बढ़ाता है, उसके रंग को सुरक्षित करता है, उसको एक्सपायरी डेट तक चलने लायक बनाता है। इसलिए पैक्ड चीजों से बचिए, तब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो इस तरह पानी पीने का ध्यान रखिए, फलों का रस पीने का ध्यान रखिए जो घर पे निकाला गया हो, सब्जी का सूप पीने का ध्यान रखिए जो घर पे बनाया गया हो, और बाजार के पैकेट बंद कोई भी पानी बोतल वो नुकसानदायक है, उसमें कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। इन चीजों से बचिए तो आपका पेशाब तंत्र साफ होगा। तीसरी गंदगी निकलती है पसीने के रास्ते, और पसीने के रास्ते गंदगी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि शारीरिक श्रम किया जाए, योग किया जाए, जॉगिंग किया जाए, कोई खेल खेला जाए, रस्सी कूदा जाए, फुटबॉल खेला जाए, बैडमिंटन खेला जाए, कोई भी शारीरिक श्रम 1 घंटा निश्चित रूप से करना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम 1 घंटा शारीरिक श्रम करते हैं, पसीना तो टप टप चूता ही नहीं है। कुछ लोगों को पसीना टप टप चूता है, कुछ लोगों को पसीना धीरे से निकलता है, कुछ लोगों को पसीना दिखाई नहीं देता। लेकिन शारीरिक श्रम करेंगे तो रोमकूप खुलेंगे ही खुलेंगे, गंदगी त्वचा से निकलेगी ही निकलेगी। और ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो गंदगी निकाला जाए वो 1 घंटे ऐसी वातावरण में रहा जाए जहाँ शुद्ध हवा मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, क्योंकि फैक्ट्री के बगल में घर है तो निश्चित रूप से शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आप फैक्ट्री के घर के बगल से निकल के 1-2 किलोमीटर एक बगीचे में जाइए, खुले पार्क में जाइए और वहां पे कसरत आसन कीजिए, तब आपके शरीर की गंदगी निकलेगी और ऑक्सीजन आपको मिलेगी। अगर 24 घंटे में 1 घंटे ऑक्सीजन सही मिल जाए तो 23 घंटे का इंश्योरेंस हो जाता है। इसलिए शारीरिक श्रम कीजिए, पानी पीजिए, खुज्जा युक्त भोजन कीजिए, शरीर की गंदगी निकलेगी। डॉक्टर ने कोई भी रोग का नाम दिया हो, गंदगी निकलती जाएगी और रोग से मुक्ति मिलती जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको ठीक समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो और संचालक महोदय अगर आपको समय देते हो मुझसे प्रश्न करने का, तो मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देके बड़ी प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोदी सर, आपने इतना स्वल्प समय के अंदर में इतने सारगर्भित बातें हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को समझाया। इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभार व्यक्त करते हैं। नाउ द सेशन विल बी ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। 2 क्वेश्चन सर चैट बॉक्स में देखा मैंने। अब मैं हमारे साथ में जो को-होस्ट मैडम हमारे उड़ीसा का INO स्टेट कन्वीनर सुजाता मैम है, I would request Sujata ma'am to kindly share the questions with Dr. Modi sir. Sujata ma'am, are नमस्कार you? सर।
हाँ, नमस्कार सर। और सभी को मेरे प्रणाम और शुभेच्छा। अभी 2 क्वेश्चंस आए हैं। एक क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर के कारण और प्राकृतिक चिकित्सा से निदान संभावनाएं बताइए। और सेकंड क्वेश्चन है, डायबिटीज को नेचुरोपैथी से रिवर्स कर सकते हैं क्या? मोदी सर प्लीज गाइड अस। अभी नहीं, 1 घंटे बाद। मैडम एक एक करके पूछिए, पहला क्वेश्चन पहले पूछिए, उसके बाद नहीं, देखिए क्वेश्चन ये है कि ब्लड कैंसर प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हो सकता है कि नहीं। देखिए होता, ये आपका पहला प्रश्न है, इसका मैं उत्तर देता हूं जो मैंने अनुभव किया है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा से कैंसर का इलाज नहीं करता, इसलिए मुझे बहुत अनुभव नहीं है। लेकिन मैंने अनुभव इसलिए नहीं लिया क्योंकि होता क्या है कि कैंसर, हम प्राकृतिक चिकित्सा से जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं और जीवन शक्ति रोग का निवारण करता है, और कैंसर से सेल्स की ग्रोथ जीवन शक्ति से ज्यादा तेजी से बढ़ती है, इसलिए हम उसको ओवरकम करके ठीक नहीं कर पाते। लेकिन इतनी पक्की बात है कि ये आप मानते हैं कि कैंसर से मृत्यु होती है, एलोपैथी में भी मृत्यु होती है, और ये भी आप मानते हैं कि एलोपैथी में दवा का कष्ट होता है, दवा खाने से बहुत कष्ट होता है, तो इसलिए कष्टदायक मृत्यु होती है। अगर आप चिकित्सा करें तो निश्चित रूप से कष्टदायक मृत्यु नहीं होगी, और जितना समय में एलोपैथी में मृत्यु होगी उससे 1.5 समय आप स्वस्थ रह के मृत्यु को प्राप्त करेंगे। लेकिन हम प्राकृतिक चिकित्सकों को मारने का अधिकार ईश्वर में सरकार ने नहीं दे रखा है। एलोपैथी क्षेत्र में यदि कोई मरता है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सालय में कोई मर जाए तो सरकारी मेरे पीछे पड़ जाएगी, इसलिए मैं प्राकृतिक चिकित्सा से कैंसर की चिकित्सा नहीं करता। आपका दूसरा प्रश्न है कि प्राकृतिक चिकित्सा से डायबिटीज रिवर्स हो सकती है कि नहीं। निश्चित रूप से हो सकती है, 100% हो सकती है। केवल प्राकृतिक चिकित्सा अपनाने की आवश्यकता है। आप प्राकृतिक चिकित्सा अपनाइए, दवाओं को मत छोड़िए, एलोपैथी दवाएं लेते रहिए, ग्लाइकोमीटर रखिए, फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर टेस्ट करते रहिए, प्राकृतिक नियमों पर चलते रहिए। धीरे धीरे आपका शुगर लेवल कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे कम होता जाए वैसे वैसे दवाओं का कम सेवन करते रहिए, और एक दिन ऐसा होगा कि आपको दवाओं से मुक्ति मिल जाएगी और आप पूरी तरह प्राकृतिक चिकित्सा से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि प्राकृतिक चिकित्सा से डायबिटीज से मुक्ति पाई जा सकती है, लेकिन मुक्ति पाने के बाद चीनी खाने लायक शरीर नहीं हो सकता, गुड़ खाने लायक शरीर नहीं हो सकता, काजू किशमिश बादाम खाने लायक हो सकता है, किशमिश मुनक्का अंजीर खाने लायक हो सकता है, आम अंगूर और केला खाने लायक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनको आंसर मिल चुकी होगी। और ओवर टू सुभाष सर। डॉक्टर मोदी सर से और एक प्रश्न है हमारी ऑडियंस से आया। हाँ बताएं। डॉक्टर भारती, yes, Dr. Manisha Bharati is asking what is the nature cure treatment for rheumatoid arthritis? देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस, देखिए मैंने आपको जो तरीका बताया है चारों शरीर से गंदगी निकालने का, वो अगर आप अपनाते रहें तो निश्चित रूप से, डॉक्टर ने कोई भी रोग का नाम दिया, अब अर्थराइटिस में सुबह फल खाइए, जो फल खाना हो, जितना खाना हो उतना फल खाइए। दोपहर को चोकर समेत आटे की रोटी, हरी उबली सब्जी और 250 ग्राम सलाद खाइए। रात को भी 250 ग्राम सलाद, चोकर समेत आटे की रोटी, हरी उबली सब्जी खाइए, और सब चीज बंद कर दीजिए। पानी 2 से 2.5 लीटर पीते रहिए, और प्राकृतिक चिकित्सा की जो चिकित्सा विधियां हैं उनमें से पसीना निकालने की जो विधि है, जैसे हॉट फुट बाथ, स्टीम बाथ, धूप शरीर में दिखाना आदि करते रहिए। निश्चित रूप से गठिया क्या और भी कोई रोग होगा वो भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। ऑडियंस से निवेदन है कि और किसी के मन में कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। वी कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस? आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं।
नमस्कार सर। मैडम लोकेश है, मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। सर एक्चुअली मेरे दो बहन भाई हैं और वो दोनों परमानेंटली डिसेबल्ड हैं बाय बर्थ। दोनों हाथ और दोनों पैरों में प्रॉब्लम है और हमने पीजीआई चंडीगढ़ में जब ट्रीटमेंट इनका करवाया था तो उन्होंने कहा था कि इनको मोटर सेंसर न्यूरॉन डिजीज है कुछ, क्योंकि कोई एक डीएनए टेस्ट करके कोई एक रिपोर्ट निकलवाई थी तो उसके थ्रू इस बीमारी का पता चला। और हमने लंबे समय तक दिल्ली में और जयपुर में भी इनका टेस्ट करवाने का कोशिश किया, बट हमको काफी लंबे समय तक तो बीमारी का ही नहीं पता था कि बीमारी का नाम क्या है। बट अभी हाल ही में हमें पता चला कि उसका नाम है मोटर सेंसर न्यूरॉन करके कुछ डिजीज है। तो क्या इस बीमारी के लिए कुछ पॉसिबल है, या और है तो इसका उपचार का विधि क्या होना चाहिए? क्या उम्र है बच्चों की? सर मेरी सिस्टर की उम्र तो अभी 32 साल है और छोटा भाई जो है वो भी 25 साल का हो जाएगा। देखिए 3 चीजें बंद करनी चाहिए, दूध दही और चीनी बिल्कुल बंद करना चाहिए, और जितना रॉ डाइट लिया जा सके उतना रॉ डाइट लेना चाहिए। मतलब ये हुआ कि सुबह किशमिश, मुनक्का, खजूर आदि भिगो कर लिया जाए, उसके साथ अंकुरित अनाज लिया जाए, कोई भी फल लिया जा सकता है। दोपहर को नारियल खाइए, नारियल का पानी पीजिए, किशमिश, मुनक्का। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आग से पकी हुई चीज नहीं है उनको धीरे धीरे सेवन में बढ़ाना चाहिए, और स्पंजिंग करना चाहिए जिससे त्वचा कार्य कर सके। स्पंज मालिश की तरह होती है। पहले एक पैर को पकड़ लीजिए, फिर उसको गीले कपड़े से 5 मिनट तक पोंछते रहिए, फिर 5 मिनट सूखे कपड़े से पोंछिए, तो त्वचा के रोमकूप कार्य करने लगेंगे, गंदगी त्वचा से निकलने लगेगी। और रॉ डाइट जितना देंगे वो ये सब चीजें इंप्रूव करने की संभावना बढ़ा सकती है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक है, हेलो। हाँ जी, हेलो कृष्ण कुमार जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी जी सर, हम बोलना चाहते हैं, एक जो पथरी होता है गोल ब्लैडर स्टोन, उसका क्या उपाय है? देखिए पथरी आपके गलत भोजन, गलत खान की वजह से पैदा हो गई है जी। पथरी तो निकलेगी नहीं, क्योंकि गॉल ब्लैडर में जो पथरी बन गई है उसका तो रास्ता निकलने का है नहीं, लेकिन गुर्दे में पथरी बनी है और पेशाब के रास्ते में है तो निकल जाएगी। यूरिनरी ब्लैडर में पथरी बनी है तो अगर पेशाब के रास्ते से निकल सकती है तो निकल जाएगी। पेशाब ज्यादा लाने का जो तरीका है वो अपनाना चाहिए। 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। कच्चे लौकी का रस, कच्चे खीरे का रस और पेठा जिससे बनता है भतुए का रस, ये सुबह 1 से 2 गिलास पीना चाहिए और शाम को भी 1 से 2 गिलास पीना चाहिए। ये यूरिनरी सिस्टम को साफ करेगा और पेशाब तेजी से लाएगा। पेशाब तेजी से लाने के कारण रास्ते में कभी स्टोन आ जाएगा तो उसको निकाल देगा। लेकिन गॉल ब्लैडर का स्टोन मुझे नहीं मालूम कि कैसे निकल सकता है, मुझे तो उम्मीद नहीं है। लेकिन प्राकृतिक भोजन करना चाहिए कि अगली बार अगर आप गॉल ब्लैडर का स्टोन ऑपरेशन से निकलवा भी लेते हैं तो शरीर में स्टोन बनने की प्रवृत्ति तो भोजन सही करने से ही ठीक होगी। इसलिए प्राकृतिक भोजन कीजिए कि जिससे भविष्य में स्टोन ना बने। समय को नजर में रख के वी कैन टेक मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस। वन इज अनिल बेंगानी जी। हेलो, हाँ अनिल बेंगानी जी, सुभाष जी, मैं डॉक्टर सुधाकर राय बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? सुधाकर राय बोल रहा हूँ। वो जो किडनी खराब हो जाता है ना, उसके लिए प्राकृतिक नुस्खा में क्या है, थोड़ा बताए डॉक्टर साहब। क्या चीज? जो डायलिसिस ना करना पड़े, डायलिसिस में चला गया ऐसा पेशेंट, पैरालिसिस जो किडनी खराब हो जाता है, डायलिसिस में चला जाता है ना। हाँ, तो बिना डायलिसिस में अगर कुछ है हम लोग का नेचर थेरेपी में, तो कुछ बताए आप। देखिए डायलिसिस से एक तो नमक बंद करना चाहिए। हेलो, नमक मिर्च मसाला बिल्कुल बंद करना चाहिए। दूध दही चीनी बिल्कुल बंद करना चाहिए। सुबह फल खाया जाए, दोपहर को प्रेशर कुकर में उबाली हुई सब्जी और रोटी, रात को प्रेशर कुकर में उबाली हुई सब्जी और रोटी। मिट्टी की पट्टी एनिमा लिया जाए पेट साफ करने के लिए, चला जाए, टहला जाए, और गर्म पानी में लेटना उपाय है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हमारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड है, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको 1 घंटा गर्म पानी में लेटना चाहिए। उसके लेटने की वजह से रोमकूप जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उस रोमकूप को आराम मिल जाएगा। वो गर्म पानी हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी, क्योंकि 38 है,
40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम पानी में लेटेंगे तो वो गर्म पानी उस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी, रोमकूप को आराम मिल जाएगा। जब रोमकूप को आराम मिल जाएगा तो रोमकूप ज्यादा अच्छा गंदगी बाहर निकालने का कोशिश करेगा। जैसे हम 8 घंटे सोते हैं तब 16 घंटे काम करने लायक होते हैं, तो रोमकूप को 1 घंटे रोज आराम मिल जाएगा तो गंदगी रोमकूप से निकलेगी, तो गुर्दे पे प्रेशर कम पड़ेगा। जब प्रेशर कम पड़ेगा तो धीरे धीरे वो हल्का होता जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि किडनी जहां होती है उसको गर्म ठंडा सेक कीजिए। 3 मिनट गर्म पानी से सेकिए, फिर 1 मिनट ठंडे पानी से सेकिए, ऐसे 18 मिनट कीजिए तो किडनी भी स्टिमुलेट होगी और धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूं कि आप डायलिसिस से बच सकते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर अनिल बेंगानी जी, कृपया अनम्यूट करें और पूछें। अनिल बेंगानी जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताएं। मेरा प्रश्न था कि क्या का प्राकृतिक चिकित्सा में क्या इलाज है? मैं समझा नहीं आपकी बात। मास्क पहनना क्या शरीर के कारक और कोरोना का चिकित्सा में क्या इलाज है? देखिए, मैं 2 साल से कोरोना महामारी चल रही है, मैंने कभी मास्क नहीं पहना, लेकिन पुलिस के डर से मास्क जरूर पहना। जब मैं बाहर निकला तो पुलिस वाला मार ना दे इसलिए मैंने मास्क पहना। मास्क स्वास्थ्य के लिए, घर में रहिए, बिल्कुल मत पहनिए। बाजार में पुलिस की डर से सरकारी नियमों का पालन करने के लिए पहनिए, क्योंकि मास्क पहनना नुकसानदायक है, क्योंकि जो आप सांस बाहर करते हैं उसी सांस को लेते हैं। ऑक्सीजन अंदर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं उसी को आप लेते हैं, तो निश्चित रूप से फेफड़े धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। तो मेरा तो मानना है कि मास्क न पहना जाए तो बहुत अच्छा है, और कम से कम पहना जाए। इसका मतलब जब बाजार निकला जाए, जब पुलिस का डर दिखाई दे तो पहन लिया जाए, क्योंकि सरकारी नियम है। सरकारी नियम का विरोध करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं, भारत का नियमों का पालन करना चाहिए। जहां करने पड़े घर पर बिल्कुल न लगाएं, परिवार में बिल्कुल ना लगाएं, और जहां न लगाने से काम चल सके वहां निश्चित रूप से न लगाएं। ठीक है सर। So we'll be taking the last question from नागमा अनवर जी, और बाकी जिनके भी हैंड रेज हम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि समय को नजर में रखते हुए will not be able to take up all your concerns, all your queries, but however don't dishearten, kindly stay connected with us. हमने चैट बॉक्स में अपना कांटेक्ट नंबर शेयर किया। आप अगर अपनी क्वेरीज हमारे साथ शेयर करते हैं तो डेफिनेटली विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद आवर रेस्पेक्टिव डॉक्टर्स एंड विल बी शेयरिंग द डिटेल्स विथ यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। Over to Nagma ma'am, please. हेलो सर। Yes, audible, बताइए। जी नमस्ते सर, मैं बिहार से बोल रही हूँ, भागलपुर से। मेरा क्वेश्चन है सर कि जो है ना, पेट में जो पैरासाइट हो जाते हैं सर, कि उसको क्लीन करने का कोई एक अच्छा उपाय बताइए। बहुत अच्छा उपाय है, 20 नीम की पत्ती चबाकर खाली पेट खा लीजिए। कितना दिन तक खाना है सर? जब तक पैरासाइट निकल ना जाए, जब तक आपकी भूख बढ़ ना जाए, क्योंकि आप जो भोजन कर रही हैं वो पैरासाइट खा जा रही है, इसलिए आपके शरीर में ग्रोथ नहीं आ रही है, चेहरे पे चमक नहीं आ रही है, वजन बढ़ नहीं रहा है। जी सर, आज मुझे भूख नहीं लगती है, बिल्कुल ना के बराबर। हाँ, तो भूख इसलिए नहीं लगती है कि जो आप भोजन करते हैं वो आपके पैरासाइट्स खा जा रहे हैं। दूसरा, सलाद में 25 ग्राम प्याज, 25 ग्राम मूली और 5 जवा लहसुन रोज सलाद में सुबह शाम खाइए, और सुबह 20 पत्ती नीम का चबा कर खाइए। 1 महीने में मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारा पैरासाइट्स आपके घर को छोड़ देंगे। शर्त यह है कि दूध, दही और चीनी बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि ये खाते रहेंगे तो पैरासाइट्स को भोजन मिलता रहेगा। जो मैंने जी एक बात पूछना है सर, 25 ग्राम मूली, 25 ग्राम प्याज और वो लहसुन कितना बोले सर? 5 जवा लहसुन, 5 जवा लहसुन। जी सर, थैंक यू सर। ये कितना दिन लेना है सर? 1 महीना। 1 महीना। और 20 पत्ता नीम का चबाना है। जी वो तो जब तक खाना है जब तक पैरासाइट का भूख बढ़ नहीं जा लगे कि अब हम स्वस्थ हो गए। बस तो गई आप। सर थैंक यू। ठीक है।
तो जी। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो वेबिनार रहा बहुत ही सुंदर रहा। आप लोगों का इंटरेक्शन हमें अच्छा। डॉक्टर विनय साहब कुछ पूछना जी चाहते हैं जी, नहीं पूछना नहीं। सर। सर अनम्यूट करें प्लीज। बहुत बहुत ही आदरपूर्वक मैं धन्यवाद दे रहा हूं और इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। मेरे बारे में शायद सर आपको थोड़ा सा पता होगा कि मैं ट्रॉमा सर्जन था 15 साल पटना मेडिकल कॉलेज में। फिर मैं मास्टर्स किया और फिर नेचुरोपैथी में योग में करके एस व्यासा में मैं डायरेक्टर रहा और 5 साल इस पर काम किया, शोध किया था। आपके प्रत्येक अक्षर प्रत्येक शब्द को मैं अमृत समान सुन रहा था और समर्थन भी करता हूं। कैंसर में एमडी एंडरसन कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ ब्रेस्ट कैंसर पर हमारी टीम ने साथ में काम किया। तो आपकी जो जीवन शक्ति वाली जो बात थी वो अक्षरशः सहमत हूं मैं। और ट्यूमर लोड रिडक्शन केवल करके अगर हम उसके बाद नैसर्गिक स्वास्थ्य विज्ञान से काफी कुछ कर सकते हैं, ऐसा हम लोग का अनुभव है। लेकिन मरीज तैयार नहीं होते हैं, वो उनको कोई ना कोई समझा देता है। और सर मास्क के बारे में भी जो आपने कहा, मैं अक्षरशः उससे सहमत हूँ और कई और डाटा है हमारे पास, उससे बहुत हानि हो रही है। और उसका एक उपाय सिंपल है कि हम फेस शील्ड का उपयोग करें। अभी कुछ सस्ते मॉडल्स आ गए हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल उसमें ठीक। इस तरह से रहने से क्या है, कम से कम एक्सेल्ड एयर। सबसे अधिक नुकसान हो रहा है कि जो ह्यूमिडिटी हो रहा है उस मास्क में, उसमें फंगस ग्रोथ हो रहा है, मिकोरमाइकोसिस। कल मेरा जो विषय है सर, वो इम्यूनिटी के डिफरेंट चैलेंजेस जो हमने कोविड में देखे हैं और जो मैंने 2 वर्ष काम किया है, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि आप भी रहें कल। तो मैं रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा। हाँ, मैं तीनों इम्यूनिटी, मतलब ये इनेट इम्यूनिटी और उसके बाद स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और दोनों उसमें सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल पर जो सुन के लाभान्वित भी होऊंगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो तो आप लोग तो एक इंस्टीट्यूशन है और मैं जल्दी से जल्दी आपके दर्शन कर पाऊं, यो भी आइए, आपका स्वागत है। जी। नमस्ते सर। यही मैंने अपने कुछ विचार रखने बहुत जरूरी थे। सुभाष जी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज जो विनय सर से आप इंटरेक्शन किए, आखिरी में जो थोड़ा सा शब्द आपको सुनने मिला, वो हमारे लिए कल एक रिसोर्स पर्सन के रूप में ही विल बी डिलीवरिंग अनदर सेशन, सेम टाइम सेम लिंक कल रहेगी। तो आप लोगों से हम आग्रह करते हैं कि कल आप विनय सर का भी सेशन में जुड़े, सो दैट यू विल आल्सो गेट एनलाइटेंड। तो आज का जो सत्र रहा बहुत ही सुंदर रहा, कम समय के अंदर में, और सभी को दिल तक पहुंचने का प्रयास किया हमारे डॉक्टर विमल साहब ने। और उनके जो लंबे समय का अनुभव है, इवन दो ही इज अ क्वालिफाइड मेडिको डॉक्टर, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, स्टिल ही हैज शोन डीप पैशन इन द फील्ड ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। उनका जो अवदान है वो बहुत ही सराहनीय है। दैट इज रियली बियॉन्ड वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन वी कैन से। तो जैसे विनय साहब ने कहा, विमल मोदी सर स्वतः खुद ही एक अनुष्ठान है, वो एक जीता जागता प्रकृति के अवतार हम कह सकते हैं। सारी गुण उनके अंदर में फुट फुट के प्रकृति ने भरा है, और वो ना जाने कितने सदियों से, कितने सालों से, कितने डिकेड से जनता की सेवा के लिए अपने जीवन को उत्सर्गीकृत कर दिया। और प्राकृतिक चिकित्सा और योग को जन जन तक पहुंचाने में उनका जो एजुकेशन है और उनकी जो ट्रीटमेंट है, बोथ द डायमेंशंस आर रियली हाईली कमेंडेबल, अप्रिशिएबल, एडमिरेबल। इसके लिए हम पूरे प्रतिभागियों के तरफ से और दोनों आयोजकों की तरफ से, INO, सूर्य फाउंडेशन एवं ग्लोबल एकेडमी की तरफ से डॉक्टर मोदी साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के भी सर आप हमारे साथ में इसी तरह जुड़ेंगे और हमारी मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, पंकज जी, और अंत में आनंद बिरादर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस आयोजन के लिए। और INO के प्रति तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि जो वो नेचर के कर का काम कर रहा है वो बहुत सराहनीय है। और अंत में मैं जयप्रकाश अग्रवाल जी को प्रणाम करूंगा। थैंक यू सो मच सर। सर आपका मैं विद्यार्थी रहा 25 से 23 साल पहले। मेरे विद्यार्थी इतने आगे जाकर अच्छा काम कर रहे हैं, ये मेरी प्रेरणा बढ़ाता है, मेरे शिक्षण संस्थान को बढ़ाता है, और मुझे लगता है कि मुझे अपना शिक्षण संस्थान चलाते ही रहना चाहिए कि आप जैसे विद्यार्थी मैं भारत में बढ़ाता रहूं जो चिकित्सा का कार्य करते रहें। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद सर। हम इसी तरह से आपका जो ज्ञान, आपने जो ज्ञान का प्रकाश हमें प्रदान किया लंबे समय के पहले, उसी को हम जन जन तक पहुंचाने का ये छोटा सा प्रयास, छोटी सी इनिशिएटिव लिए हैं। आपका आशीर्वाद बनी रहे। इसके साथ में हम सारे दर्शकों को, सारे श्रोताओं को भी अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, क्योंकि इट इज द ऑडियंस हु एक्चुअली मेक द सेशन सक्सेसफुल। ये स्पीकर नहीं होते हैं या तो मॉडरेटर नहीं होते हैं, एंकर नहीं होते हैं, rather it is the participants who really keep the emotional energy, who actually contribute to the success or failure of the session, and that you have done very marvelously. तो इसीलिए सभी पार्टिसिपेंट्स को हम आयोजकों की तरफ से फिर से अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। तो आज इसी शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। आपको फिर से शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कल फिर मिलेंगे 3 बजे इसी लिंक के साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर। बाय बाय फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।